हेलो बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि थ्योरी पार्ट का लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें आज हम फूड पॉइजनिंग से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। फूड पॉइजनिंग क्या होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसमें, आप इसे प्लीज़ नोट्स करते जाइएगा। ओके, तो देखिए, फूड पॉइजनिंग एज द नेम सजेस्ट is a disease that results from the consumption of contaminated foods. Symptoms of food poisoning are vomiting, nausea, severe pain in the abdominal region, diarrhea, and dehydration. It may also cause weakness, fatigue, and damage to the nervous system. तो फूड पॉइजनिंग कहते हैं किसे हम? फूड पॉइजनिंग उसे कहते हैं जब हम कोई कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, मतलब जब कोई हम ऐसे फूड को खा लेते हैं जो कि जिसमें डिजीज हो जाते हैं, जो कि हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। सपोज कर लो, जब हम ऐसे दोपहर एक गर्मी के समय में जब हमारा सब्जी जो है या दाल, अगर ज़्यादा गर्मी आप उसे सुबह में बनाओ तो रात में वो महकने लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हो जाते हैं। जब हम उसे अगर समवन इट डैट दे में सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। और देखिए सिम्टम्स क्या है, देखिए एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं फूड पॉइजनिंग का डिफिनेशन बताओ, इसके सिम्टम्स क्या है ये बताओ। ओके, तो सिम्टम्स में आपको लिखना होगा, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर वोमिटिंग, नोसिस, सेवरल पेन इन एब्डोमिनल रीजन लाइक पेट में, स्टोमच में, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। तो ये कुछ हमारे इसके सिम्टम्स हैं जो कि आपको अंडरलाइन प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सिम्टम्स बताइए फूड पॉइजनिंग के आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके पीरियोडिक टेस्ट में। इट में ऑल्सो कॉज वीकनेस, फैटिग्यू एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। और ये क्या क्या डैमेज कर सकते हैं और इसके कारण और क्या क्या हो सकता है, तो देखिए वीकनेस, फैटिग्यू एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, ये सभी भी आप अंडरलाइन कर लो। These symptoms arise due to the presence of bacteria or other microbes in the food. ये सिम्टम्स हमारे होते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे वो फूड होते हैं, वो फूड में अब हमारे में काफ़ी सारे बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जन्म ले लेते हैं। दिस में ऑल्सो बी ड्यू टू द ingestion of toxins contained in food, including those produced by bacteria. Some bacteria like Clostridium and Staphylococcus and fungi like Aspergillus cause food poisoning. तो ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं जो कि फूड पॉइजनिंग का मेन रीज़न है, और ये कुछ फंगी का नाम है ये जो फूड पॉइजनिंग के कारण है। तो ये आप नाम याद कर लो। ओके, आप देखिए, फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कैन अकर when food is left unrefrigerated for a long period of time. This often happens at picnics and large parties. Sometimes mishandling also cause food poisoning. Persons who handle or prepare food should wash their hand to prevent contamination of food. तो ये सब कुछ प्रिवेंशन है और कुछ कारण हैं हमारे फूड पॉइजनिंग के। ओके, तो देखिए फूड पॉइजनिंग का जो कारण है, तो कुछ है तो माइक्रोब्स जन्म ले लेते हैं। आप जब भी खाना बनाओ, जो कि प्रिवेंशन है, मैं बता रहा हूँ प्रिवेंशन है कि आप खाना बनाओ तो सेफ हैंड से बनाओ। ओके, आपका हैंड जम्स फ्री होना चाहिए। ओके, कभी कभी हमारे मिस हैंडलिंग के कारण भी फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जो कि अधिकतर देखा जाता है जब हम पार्टीज में जाते हैं और पिकनिक्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे फूड पॉइजनिंग का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए फूड प्रिवेंशन, अब किस तरह से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो फूड प्रिवेंशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड सो एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन स्पॉइलेज, लॉस ऑफ क्वालिटी, इडिबिलिटी और न्यूट्रिटिव वैल्यू कॉज और एक्सेलेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड प्रिजर्वेशन एक हमारा प्रोसेस है जिससे हम अपने फूड को स्पॉइल होने से, टॉक्सिन से में कन्वर्ट होने से बचाते हैं बाय डिफरेंट मेथड से। तो प्रिजर्वेशन किस तरह से प्रिजर्वेशन करते हैं? यूजुअली इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, fungi and other microorganisms as well as retarding the oxidations of fats which cause rancidity. तो कहता है कि हम किस तरह से उस पर आक्रमण करते हैं कि इसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसके जड़ को ही ख़त्म करना चाहते हैं। जड़ को कैसे ख़त्म करेंगे? जैसे हम बैक्टीरिया के ग्रोथ को ही उसमें जन्म बैक्टीरिया ग्रोथ का ही होना उसमें बंद कर देंगे। ओके, और फंगी अदर ऑर्गेनिज्म के, एंड एज वेल एज रिटार्डिंग ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स विच कॉज रेंसिडिटी। अब देखिए ऑक्सीडेशन, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना होगा, इसमें जो होता है हमारे
ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं कोई भी चीज़ में और हाइड्रोजन जब हट जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिसके कारण हमारे रेंसिडिटी होती है, फूड में रेंसिडिटी होती है। बट प्रिजर्वेशन के बाद हम उस रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। अब देखिए रेंसिडिटी मीन्स हैविंग डिसग्रीनेबल ऑड्यूर और टेस्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल और फैट्स। तो कहता है कि रेंसिडिटी का मतलब होता है कि डिसग्रेबल ऑडियो, मतलब उसका बदबू खराब, उसका जो ओरिजिनल बदबू, उसका जो ओरिजिनल खुशबू है वो नहीं रहना, खाने का टेस्ट में स्वाद अलग आना। ओके, तो ये सब रेंसिडिटी कहलाता है। सम प्रिजर्वेशन मेथड्स रिक्वायर द फूड्स टू बी सील्ड आफ्टर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन recontamination with microbes. Other methods such as drying allow food to be stored without any special containment for long period. कहता है कि जब आप समझ रहे हो कि उस फूड को मैं बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे सील्ड कर दो, सील्ड करके रखो। ओके, एयर टाइटली रखो। आप कहते हैं अदर मेथड्स सच एज ड्राइंग अलाउ फूड टू बी स्टोर विदाउट एनी स्पेशल कंटेमिनेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। अब कहता है कि आप कुछ इतना भी फूड मत बना लो कि वो आपको बचा रह जाए और आपको वो खाना पड़े बार बार। कम फूड बनाओ, इतना बनाओ कि मैं खा लूँ जिससे बचे नहीं, जो फूड स्पॉइल होने का आपका चांसेस बहुत कम रहता है। अब देखिए ड्राइंग एक मेथड है। अब इस मेथड में क्या होता है हमारा, दिस मेथड रिड्यूस वाटर कंटेंट सफिशिएंट एंड देयर बाय प्रिवेंट और डिलेज बैक्टीरिया ग्रोथ। ड्राइंग ऑल्सो रिड्यूस वेट मेकिंग फूड मोर पोर्टेबल। सम कॉमन फूड स्टफ्स that are prevented by drying are apples, pears, bananas, mangoes, papayas, apricot, and coconut. Drying is also the normal means of preservation of foodstuffs grains such as wheat, maize, oat, barley, rice, millets, and rye. तो ड्राइंग एक ऐसा मेथड है जो कि उस फूड को वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाता है, चाहे वो आपके एटमॉस्फेयर में क्यों ना वाटर हो, उसके कांटेक्ट से आने को आपके फूड को बचाता है। कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ को बाय ड्राइंग मेथड से सेव किया जाता है, एप्पल से आपके मोस्टली फूड्स को, और कुछ ग्रेन्स दाल को भी, जैसे लाइक वीट, मेज, ओट्स, इन सभी को भी ड्राइंग मेथड से बचाया जा सकता है। तो ड्राइंग मेथड में होता है कि आप समझ गए कि उसमें जो है हमारा फूड को ईयर से बचाया जाता है। ओके, अब है प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड साल्ट। अब कैसे हम शुगर और साल्ट को ऐड करने से भी अपने फूड को बचा सकते हैं, समझिए। और कौन से फूड को, शुगर एंड साल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट एंड मेक इट अनअवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब शुगर और साल्ट हमारे डालते हैं तो वाटर वो रिड्यूस करते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया के लिए चिंता हो गया, अब वो अपना ग्रोथ नहीं कर सकता। मीट एंड फिशेस आर कवर्ड विथ साल्ट टू चेक बैक्टीरियल ग्रोथ। Okay, some pickles are also preserved by the addition of specific quantities of salts. Jam and jellies are usually preserved by addition of sugar. तो by addition of salt and sugar को किस किस में, तो by addition of salt जो हमारे पिकल्स में डाले जाते हैं, ओके, जिससे वो जल्दी से स्पॉइल ना हो और सालों चले। जेम्स में, जेम्स मतलब जो आप खाते हैं किसान जेम, और जेली, इन सभी में एडिशन ऑफ शुगर, शुगर की मात्रा ज़्यादा दी जाती है ताकि जो ये हमारा स्पॉइल जल्दी ना हो। ओके, और मीट और फिशेस में भी हमारे कवर किए जाते हैं जो साल्ट और शुगर के द्वारा। ओके, अब देखिए थर्ड जो हमारा प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। अब कैसे हम कोई एसिड के द्वारा भी अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, देखिए एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्स प्रोडक्ट्स। काफ़ी सारे हम अपने पिकल प्रोडक्ट को एसिड के मिलाव के द्वारा उसे बचा सकते हैं। देखिए विनेगर ऑल्सो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा विनेगर होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। साइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर ऑल्सो यूज इन कार्बोनेटेड बीवरेज एंड फ्रूट्स ड्रिंक्स फॉर बोथ फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो देखिए साइट्रिक एंड फॉस्फोरिक एसिड जो हमारा, वो तो दो काम कर रहे हैं हमारे। एक जो है हमारा फ्लेवरिंग का भी, स्वाद भी बदल रहा है, और प्रिजर्वेशन के भी यूज आ रहा है। तो यहाँ से आप साइट्रिक एंड फॉस्फोरिक एसिड ध्यान से याद कर लो, क्योंकि ये दो काम कर रहा है, फ्लेवरिंग का और प्रिजर्वेशन का भी। आप कहते हैं प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब कुछ केमिकल के द्वारा कैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट, potassium metabisulfate are used to preserve jams, jellies and pickles. These chemicals inhibit the growth of microorganisms.
तो कुछ हमारे केमिकल्स हैं लाइक जैसे कि सोडियम बेंजोएट एंड पोटासियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि हमारे जो जेम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, पिकल्स होते हैं, इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये रोकते हैं। अब देखिए बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कैसा है ये हम पढ़ते हैं। सम फूड आइटम्स लाइक मिल्क आर यूजुअली बॉइल्ड बिफोर देयर यूज और स्टोरेज। Boiling kills many microorganisms. Several foodstuffs are also stored in refrigerators. The low temperature inhibits the growth of microorganisms. तो देखिए आपके सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं फैल सकती है। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो बैक्टीरिया हो गए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ठंडे कंडीशन में ही जन्म ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हॉट वेदर में ही, ना कि ये अपोजिट, जो ठंडे वेदर में वो ज़रूरी नहीं है कि हॉट में भी होगा। ओके, तो कहता है कि मिल्क जो होते हैं इसका हम कैसे बचाव करते हैं। इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, बट उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसे गर्म किया जाता है। ओके, तो आप भी अपने घर में देखते होंगे, बिफोर यू यूजिंग योर मिल्क यू बॉयल इट फर्स्ट। तो आप उसे, आपकी मम्मी पहले उसे बॉयल करती है, गर्म करती है। सेवरल फूड्स को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि उस कंडीशन में जो है अपना फूड स्पॉइल नहीं हो, उस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया जाए, तो लो टेम्परेचर में रखा जाता है। अब देखिए पेस्चुराइजेशन मेथड हमारा क्या होता है। पेस्चुराइजेशन मेथड इज पेस्चुराइड हीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। इट मे बी कंसिडर एज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटमेंट। द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग पेस्चुराइजेशन इज बिलो 212 Fahrenheit, that is 100 degrees Celsius. Milk is pasteurized to destroy microorganisms. However, there are many more heat-resistant organisms in it that only get reduced in number. Hence, pasteurized milk needed to be stored under refrigerator to keep bacteria growth in check. तो कहता है पेस्चुराइजेशन में है, ये भी एक हीट ट्रीटमेंट है। इसमें हम अपने जो फूड होते हैं उसे काफ़ी सारे हीट, देखिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस जैसा कि लिखा हुआ है, उसके अंदर डालते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया जो फॉर एग्जांपल मिल्क में मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया तो हमारे मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, बस कुछ हमारे बच जाते हैं, तो उन्हें रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाता है ताकि उसका ग्रोथ रुक सके। ओके, इन एडिशन टू डिस्ट्रॉइंग सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, पेस्चुराइजेशन ऑल्सो इनएक्टिव सम एंजाइम्स डेट एट टाइम कैन बी डिसएडवांटेज। तो पेस्चुराइजेशन के समय जो है, सपोज करिए कि कुछ बैक्टीरिया को हमें और डिस्ट्रॉय करना है, जो कि पेस्चुराइजेशन मेथड से मीन्स हीट से नहीं डिस्ट्रॉय हो सकते, तो उसमें कुछ एंजाइम्स भी मिलाया जाता है। ओके, अब 7th है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग में हमारा क्या होता है। वैक्यूम पैकिंग स्टोर फूड्स इन वैक्यूम इन्वायरमेंट्स, यूजुअली एन एयर टाइट बैग और बोतल्स। The vacuum environment deprives bacteria of oxygen needed for their survivals, is therefore slow spoiling. Vacuum packing is commonly used for storing nuts. It helps to reduce their loss of flavor caused by their oxidation. तो कहता है कि वैक्यूम पैकिंग आप जैसा कि देखे होंगे कि आप जब कोई नट्स खरीदते हो, लाइक जब आप काजू या कोई भी नट्स बादाम खरीदते हो, तो देखिएगा कि वो एयर टाइट रहता है। वो एयर टाइट इसलिए रहता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आए, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए। अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, जिसके कारण उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको एयर टाइट रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो जल्दी ना आए। ओके, अब कैनिंग एक हमारा ऐसा मेथड है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड्स एंड सीलिंग इट इन अ स्टीराइल कैन और जार्स। जिससे कोई थिंग्स होते हैं ना हमारे, जिसे हम अपने कैंस में, जार में स्टोर करके रखते हैं। फॉर देखिए आप एग्जांपल में मैं बताता हूँ, ऑयल को जार्स में रखे जाता है और काफ़ी सारी चीज़ों को। देखिए क्या है, दिस इज़ फॉलोड बाय बॉइलिंग द कंटेनर टू किल और वीकन एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया और फॉर्म ऑफ स्टेरिलाइजेशंस। हाउएवर फूड प्रिजर्व बाय कैनिंग और बोतलिंग is an immediate risk of spoilage once the can or bottle has been opened. तो कहता है कि एक वार्निंग है इसमें, जैसे कि अगर आप कोई, तो कहता है कि जब हम कोई अपने कंटेनर को एक बार खोल देते हैं उसको यूज़ करने के लिए और वो काफ़ी लंबे समय तक हमारा रह जाता है, तो उसे का स्पॉइल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए कहता है एट टाइम्स द कैंस और जार्स गेट डैमेज एंड सो पफिंग और enlargements. This indicates spoilage of foods. The food in such a puffed or enlarged container should never be consumed. तो कहता है कि इसमें दो बातें कही गई है।
तब तो आप फूड को यूज ही मत करो, उस चीज़ को यूज ही मत करो जो आपकी कंटेनर और बोतल में है और जो आप स्पॉइल हो गया काफ़ी लंबे समय तक आप उसे खोले रह के छोड़ दिए हैं। कहता है कि आप इतने बड़े सामान भी मत लो जिसको आपकी ज़रूरी नहीं हो बट आपको उतना बड़ा लेना पड़े। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करो कि कोई हमारा ये समथिंग 5 लीटर का है बॉक्स, ओके, ये हमारा समथिंग 5 लीटर का बॉक्स है, बट आपको जो है ज़रूरी एक मंथ में 2 लीटर का ही ज़रूरी पड़ता है, ओके, तो आप 2 लीटर ही लो, 2 लीटर ही लो, 5 लीटर को मत लो, इससे आपका वेस्ट बचेगा। अब फ्रीजिंग में हमारा क्या होता है, जो कि लास्ट मेथड है हमारा जिसे हम पढ़ते हैं, व्हेन फूड आर केप्ट एट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर मोस्ट केमिकल चेंज टेक प्लेस at such a reduced rate that only minor changes are noticeable even after long periods of storage. However, microorganisms are generally more resistant to cold than to heat. All of them are killed by freezing. Most bacteria, spores, and a large number of organisms survive and get revitalized when the food is thawed. thawed. कहता है कि फ्रीजिंग में हमारा किया जाता है, ऑब्जेक्ट को ठंडे कंटेनर में रखा जाता है, ठंडे कंटेनर फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में एक्सेट्रा में, ओके। तो होता क्या है, देखिए बैक्टीरिया जो है हमारा वो तो कोल्ड सस्टेन कर सकता है कंपेयर टू हीट, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कोल्ड सस्टेन नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो एक ये नुकसान हो गया। तो इसलिए जो है हमारे फ्रीजिंग काफ़ी लंबे समय तक कोई फूड को अच्छे से रख सकता है, ओके। जैसा कि आप अपने घर में रखते होंगे खाना बचे हुए को, तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है कंपेयर टू अदर फूड, अदर मेथड। इसलिए फ्रीजिंग हमारा अच्छा एक मेथड है, बट इसमें जो है हमारा ज़रूरी नहीं है कि अधिकतर बैक्टीरिया हमारा ग्रो होना, ये भी काफ़ी समय तक अगर आपका रहेगा तो इसमें भी बैक्टीरिया ग्रो करना चालू कर देगा। तो यही कुछ हमारे मेथड है, बट मेथड को भी हमें ठीक से ध्यान से रखना पड़ेगा, तभी वो मेथड हमारा कारगर रहेगा। अदरवाइज वो मेथड भी हमारा प्रिजर्वेशन मेथड भी हमारा डैमेज कर सकता है फूड को, अगर हम उसे ध्यान से नहीं रखें। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। अब अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर की बात ही करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।